हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन पर। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स। ठीक है, आज से हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की। ओके, यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कितना नंबर का इसका वेटेज है, कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, क्योंकि ये जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि यहीं से तो हमें पता चलेगा कि एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन यहाँ से एक्चुअल में आने वाले हैं, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है। तो भाई साहब, इसका जो वेटेज है वो है 6 नंबर का। मतलब यहाँ से इस यूनिट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यूनिट नंबर 1 से यहाँ से 6 नंबर का वेटेज ही रखता है ये चैप्टर। ठीक है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, मात्र एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा। 2 चैप्टर से मिलाकर एक ऑब्जेक्टिव बनेगा भाई साहब। उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो यहाँ से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये जो ब्लूप्रिंट आप देख पा रहे होगे स्क्रीन के सामने, ये 2023 एग्जाम के लिए। ठीक है, 2023 एग्जाम के लिए थोड़े दिनों पहले एमपी बोर्ड ने ब्लूप्रिंट जारी कर दी है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। अपना जो ऐप है ना, एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप, उसके ऊपर सारा ब्लूप्रिंट, रिड्यूस सिलेबस, सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा। सब कुछ फ्री मिलेगा आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, चलिए। तो आज तो अपना पहला दिन है, तो एक काम करते हैं, थोड़ी बेसिक बातें कर लेते हैं। बेसिक बातें का मतलब ये है, कब तक अपना सिलेबस फिनिश हो जाएगा, किस तरह से पढ़ाई करनी है, कहाँ से करेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे, सारी चीजें आज बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है। ओके, यहीं पर थोड़ा बता देते हैं आपको। सिलेबस सिलेबस हम लोग कब तक फिनिश कर लेंगे। तो देखिए, सिलेबस का मतलब ये है जो मेन चीजें हैं, मतलब नोट से जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये हम लोग नवंबर एंड तक फिनिश कर लेंगे। ठीक है, मतलब जो अपने वीडियो रहेंगे ना, ये इस तरह के वीडियो अपन लोग नवंबर तक सारे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद नवंबर के एंड के बाद दिसंबर में हम क्या करेंगे। दिसंबर में हमारा टारगेट रहेगा परीक्षा बोध, यहाँ पर लिख देते हैं परीक्षा बोध। ठीक है, परीक्षा बोध, और साथ में परीक्षा अध्ययन, ये हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है परीक्षा बोध और परीक्षा अध्ययन। ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे। उसी के साथ साथ दिसंबर में ही हम क्या करना स्टार्ट करेंगे, दिसंबर और जनवरी में, यहाँ पर आपको दिख जाएगा यहाँ पर। ओके, दिसंबर और जनवरी में हम लोग यहाँ पर परीक्षा बोध और परीक्षा अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक एमपी बोर्ड जारी कर देता है, नवंबर और दिसंबर के करीब जारी कर देता है। ओके, तो 2023 की जो क्वेश्चन बैंक होगी वो आपको मिलेगी भाई साहब नवंबर में। ओके, ये कोई हम नहीं बनाएंगे, ये गवर्नमेंट रिलीज करती है, तो उसे हमें पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो इस तरह से हमारी दिसंबर और जनवरी की तैयारी हो गई। उसके बाद हमारे पास आएगा फरवरी में हम लोग पूरी तरह से सिर्फ रिवीजन करेंगे। रिवीजन पे हमारा पूरा फोकस रहेगा फरवरी में। ओके, इस तरह से हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, ये अपना पूरा शेड्यूल होने वाला है। ओके, आ गया सभी को समझ में। तो इस तरह से हमारे वीडियोस भी आएंगे, पूरा आपको बता दिया इस वीडियो में। ओके, चलिए, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 का नाम क्या है भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए, नाम पर आएंगे उससे पहले थोड़ा सा ब्लूप्रिंट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। यहां से 6 नंबर का वेटेज है। ठीक है, 6 नंबर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो देख लेते हैं। यहां से एक आएगा ऑब्जेक्टिव, एक आएगा यहां से ऑब्जेक्टिव। ओके, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने रहेंगे, यहां से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब 2 और 3 नंबर, ये कितने हो गए, 5। ये 5 नंबर हो गए हमारे, और एक ये नंबर हो गया। तो इस तरह से हमारे रहेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारे 6 नंबर पूरे हो जाते हैं। ठीक है, आ गया सभी को समझ में। ओके, चलिए, तो हम इससे क्या समझे। अरे, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली हमें, तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो चार चार 5 5 नंबर के क्वेश्चन हुआ करते थे पहले, जो आया करते थे, उनको हमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। हमारा फोकस इस समय 2 नंबर और 3 नंबर पे होना चाहिए। ठीक है, बड़े बड़े डेरिवेशन बहुत सारे पड़े हुए हैं यूनिट में, तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। क्या बोला मैंने, जो बड़े क्वेश्चन है ना, जो बड़े क्वेश्चन है और साथ में इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पर हमें ज्यादा फोकस करना है। बाकी जो फालतू चीजें हैं, क्योंकि चैप्टर इतने बड़े हैं कि आपको पूरा साल भर लग जाएगा इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ने में, इतना डीप में
जब आप लोग कॉलेज में आ जाओगे ना तब आपको पता चलेगा। इलेक्ट्रोस्टैट करके एक पूरी बुक बन जाती है हमारी। ओके, तो इतना हम डीप में नहीं पढ़ेंगे, टेंशन मत लो आप लोग। ओके, जितना जरूरी है खासकर एमपी बोर्ड के लिए जरूरी है उतना हम लोग इस पूरी सीरीज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ओ भाई साहब आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 1 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो चैप्टर 1 पढ़ेंगे, चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। चैप्टर नंबर 2 का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये हमारे दो चैप्टर आते हैं यूनिट नंबर 1 के अंदर। देखिए, एमपी बोर्ड एक ट्रेंड चलाता था थोड़े दिन पहले। एमपी बोर्ड का एक ट्रेंड चलता था। ओके, क्या ट्रेंड था भैया? ट्रेंड ये था एमपी बोर्ड का, एमपी बोर्ड क्या करता था, जो पहले 5-5 नंबर के क्वेश्चन हुआ करते थे, एक क्वेश्चन वो यहां से पूछता था, चैप्टर नंबर 1 से पूछता था, एक चैप्टर नंबर 2 से पूछता था। ओके, तो आप क्या बोल सकते हो कि इसके ओर में ये आता था। तो पहले बच्चे क्या करते थे, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते थे, इसको पूरा छोड़ देते थे, या फिर वो इसको अच्छे से पढ़ लेते थे, इसको पूरा छोड़ देते थे, ये होता था। लेकिन इस बार 2 नंबर के क्वेश्चन भी आ रहे हैं और 3 नंबर के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो इस बार थोड़ा सा आपको चेंजेस करने की जरूरत रहेगी। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक चैप्टर पढ़ लिया दूसरा छोड़ के चले गए, कुछ भी हो सकता है 2 और 3 नंबर में। हाँ, 5 नंबर में ये ट्रेंड चलता है, लेकिन 2 नंबर 3 नंबर में ये ट्रेंड नहीं चलता है, ध्यान रखिएगा। ओके, देखो ये चीजें आपको हम बार बार क्यों बताते हैं, मतलब आगे जब आप देखोगे ना, ये हम लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं इन चीजों के ऊपर, क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं, टॉपर भी होते हैं, कुछ एवरेज बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि बस पास होना चाहते हैं। तो सभी के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए वीडियो में। ऐसा नहीं है कि बस टॉपर के हिसाब से पढ़ाया करो, नहीं, सब बच्चों को हमें ध्यान रखना होता है। एक अच्छे टीचर की यही निशानी होती है। ठीक है, चलिए, तो चैप्टर 1 चैप्टर नंबर 2 हमारा ये रहेगा। आगे बात करते हैं भैया रिड्यूस सिलेबस के ऊपर, क्योंकि इस बार एमपी बोर्ड ने अपना सिलेबस रिड्यूस किया है। ओके, तो रिड्यूस सिलेबस के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। रिड्यूस सिलेबस, तो रिड्यूस सिलेबस में क्या क्या रिड्यूस हुआ है? कुछ ज्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है। एक टॉपिक है हमारा डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर। तो ये जो चैप्टर नंबर 2 है आपका, वहां से टॉपिक रिड्यूस हुआ है ये वाला। ठीक है, ये इतना बड़ा नाम जो आप देख रहे हो एनर्जी स्टोर वाला, ये रिड्यूस हो चुका है। तो इस तरह से आप थोड़े हैप्पी हो सकते हो। ओके, जो हमारे नोट्स है ना, इनमें हमने थोड़ी इमेजेस लगा रखी है ताकि आप इस चीज को फील कर पाओ। ओके, तो ये एक हमारा नया काम है जो हमने किया है इस बार नोट्स में। पिछले साल भी हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप देखोगे यूट्यूब चैनल के ऊपर तो मिल जाएंगे आपको। ओके, लेकिन उसमें ज्यादा हमने इमेजेस का यूज नहीं किया था, इस तरह से मीम्स जो होते हैं। इस बार हम सोच रहे हैं कि थोड़े बहुत मीम्स आपके लिए लाए जाए, ठीक है, नोट्स में शामिल किए जाएं ताकि आपको भी पढ़ने में मजा आए। ओके, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करेंगे साल भर हम लोग, टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये रहेगा, ये रिड्यूस हो चुका है, ये चैप्टर नंबर 2 का पार्ट है, तो ये रिड्यूस हुआ है। ओके, वैसे आपको बता दें ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो टॉपिक, ये रिड्यूस जो हुआ है ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, तो रिड्यूस हुआ नहीं हुआ बात बराबर ही है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं भैया। तो चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे अब हम। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 अब हम स्टार्ट करेंगे। क्या है भैया चैप्टर का नाम? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज इस चैप्टर का नाम है। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है चार्ज, बस यही है इस चैप्टर में। ओके, काफी अच्छा चैप्टर है। ओके, चलिए, तो अब आप लोग हो जाइए खुश, क्योंकि अब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप मतलब कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज चैप्टर नंबर 1। चलिए, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसमें बात करेंगे टॉपिक्स के ऊपर, कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। देखो, आप भी इस तरह से बना लिया करो, जब भी कोई सा भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, उससे पहले एक आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना जरूरी है कि हमें कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करने हैं, क्या इसका ब्लूप्रिंट है। सारी चीजें अगर आपके पास होगी तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। ओके, जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते जाए, आप चाहो तो टिक लगा सकते हो पेंसिल से, ये इस तरह से आप टिक लगा सकते हो। ओके, तो ये रहेगा अपना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के ऊपर बात करना। तो पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। उसके बाद बात करेंगे कुलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके बाद एक्सियल एंड कोएक्सियल पोजीशन, ये 5 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। ये जो है ना, ये 5 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। ठीक है, चलिए, उसके बाद टॉर्क एंड वर्क डन, ये तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है।
एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, यहाँ पर आपको 3 डेरिवेशन पढ़ने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट 3 डेरिवेशन है, 4-5 होते हैं वैसे, लेकिन 3 डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रहेगा अपना पूरा। ठीक है, ये सारा टॉपिक है अपना। चलिए, तो समझा दिया आपको। यहां से अगर आप बात करो कि कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन अगर आप बात करो कि कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, टॉर्क एंड वर्क डन। ओके, अगर किसी ने चैप्टर पहले से पढ़ रखा है तो उनको बता दें, ये जो टॉर्क एंड वर्क डन होता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है। अगर आप एमपी बोर्ड के पेपर उठाकर देखोगे, कितने साल के, 10 साल के, 10 साल के पेपर उठा के देख लो एमपी बोर्ड के, वहां पर यहां से क्वेश्चन नहीं आए टॉर्क एंड वर्क डन से। ठीक है, 10 साल के पेपर अगर आपको देखना है तो कहाँ मिलेंगे भाई साहब, अपने ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। ओके, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो कौन सा था, देखो ना आप लोग यहाँ पर, कहाँ चला गया, ये देखिए यहाँ पर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टी। तो ये हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। ओके, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज क्या होती है भैया, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ये चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी में आप क्या बताओगे, द इंट्रिंसिक या फिर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो भैया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास जो यूनिट है हमारी, ठीक है, इसमें जो सबसे फंडामेंटल यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट जो सबसे बेसिक यूनिट होती है, ओके, वही हमारा चार्ज होता है, वही हमारा चार्ज होता है। चलो, ये तो हमारी एक डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा अगर आपको और सिंपल समझना है तो आप क्या बता सकते हो, आप ये बता सकते हो कि अगर अगर आप लोग किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो अगर आप एक चार्ज रखते हो तो क्या होगा, ये एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, अपने ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हो। ये जो चार्ज होता है ना, उसको वो क्या करता है, वो फोर्स को देखता है। ओके, आपको ये चीजें कब समझ में आएगी, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आगे आने वाला टॉपिक है, वहां पर आपको इसको अच्छे से समझा देंगे। अभी आप इतना समझ लो बेसिक बेसिक में कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो एक फंडामेंटल यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट अगर आप बात करो। ठीक है, तो वो भी आप इसको बोल सकते हो, किसके किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोस्टैट के रिस्पेक्ट में। अब एक पॉइंट आप आगे क्या बता सकते हो, आप ये बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब क्या होता है, स्केलर का मतलब ये होता है कि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। आपको बता देते हैं थोड़ा सा। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, एक होता है हमारे पास वेक्टर। ठीक है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्या होता है, स्केलर का मतलब होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझाते हैं, मान लो एक गाड़ी है हमारी। ठीक है, ये हमारी एक गाड़ी है, 4 पहिए की गाड़ी है, समझ जाओ आप लोग। डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना है लेकिन समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक गाड़ी है, इसको क्या बोल देते हैं, बस बोल देते हैं, बस। ये हमारे पास एक बस है। ओके, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, कितने की स्पीड से, 20 की स्पीड से जा रही है। ठीक है, 20 की स्पीड से ये जा रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसके पास मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इसका 20 है, और डायरेक्शन क्या हो गई, इस डायरेक्शन में जा रही है, राइट डायरेक्शन में जा रही है। अगर ये लेफ्ट है तो ये राइट हो जाएगा। ओके, तो राइट डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। ओके, ये हो गया। तो इसके पास क्या है, इसके पास एक मैग्नीट्यूड भी है, मतलब वैल्यू भी है कुछ, और डायरेक्शन भी है, राइट डायरेक्शन। लेकिन जो चार्ज होता है ना, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ओके, ये रहेगा यहाँ से। उसके बाद आगे हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर। व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला बताता है किसी भी चीज की यूनिट को। ओके, अगर आपको उसकी यूनिट को अच्छे से बताना है तो आप क्या यूज करोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का तरीका होता है और काफी जरूरी होता है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। ठीक है, जो चार्ज होता है, चार्ज को आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि एक और डेफिनेशन हमें याद आ रही है, वैसे आप इस डेफिनेशन को कहाँ पर पढ़ोगे, जब आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ोगे ना, तब आपको ये वो समझ में आएगी, लेकिन अभी आपको समझा देते हैं। जो चार्ज होता है,
वो आई और टी होता है, आई टी होता है। मतलब क्या हुआ इसका, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, तो जो चार्ज होता है ना, वो करंट इनटू टाइम होता है, करंट इनटू टाइम। आई मतलब करंट, टी मतलब टाइम। ठीक है, तो Q इजिकल्स टू क्या बनेगा, आई टी बनेगा। ये आप कहां पर समझोगे अच्छे से, जब आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ोगे। अभी आप इसको याद रख सकते हो कि भैया जो चार्ज होता है वो क्या होता है, करंट इनटू टाइम होता है। ओके, अगर आपको बताना है व्हाट इज करंट, तो करंट क्या होता है, करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट, ये होता है। तो इसी से ये बना हुआ है चार्ज। चार्ज क्या होता है, अगर आप लोग प्रोडक्ट निकालते हो करंट का और टाइम का, मतलब आई और टी को मल्टीप्लाई करते हो, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास चार्ज आता है। आया समझ में, ये रहेगा यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं, तो इससे क्या समझ में आया हमें, Q इजिकल्स टू बन जाएगा हमारे पास आई टी। ओके, तो आई टी। अब जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो हमेशा एम एल टी ए के फॉर्मूला लिखा जाता है। ठीक है, एम एल टी ए, यहाँ पर एम किसी का मास हो सकता है, एल यहाँ पर लेंथ हो सकती है, टी यहाँ पर टाइम हो सकता है, ए यहाँ पर एम्पियर हो सकता है। ठीक है, एम्पियर क्या होता है, एम्पियर जो होता है, एम्पियर की यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। जैसे जो टाइम होता है ना, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। अरे टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो उसी तरह से जो करंट होता है उसकी यूनिट क्या बनेगी, सेकंड बनेगी। ओके, तो क्या बता सकते हैं हम लोग, अब इसको देखकर आपको यूनिट बनानी है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर क्या मास आपको दिख रहा है, तो नहीं। लेंथ आपको दिख रही है, नहीं, तो जीरो लिखोगे। टाइम कितना दिख रहा है, टाइम यहाँ पर एक हमने यूज किया है, तो टी के ऊपर 1 लगा दो। अब आई आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो ये इसका क्या बन गया, डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये बहुत बार हम यूज करेंगे, आगे भी आप देखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आपको आना चाहिए। ओके, तो ये रहेगा, इस तरह से आप बता सकते हैं। ओके, बहुत सिंपल होता है। आई है तो उसको एम्पियर में हम लिखेंगे, टाइम को तो टी लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। ये रहेगा, अगर टी यहाँ पर 2 होता, बाई चांस अगर यहाँ पर 2 होता, थोड़ी देर के लिए मान लो, एक अजम्पशन मान रहे हैं हम लोग, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, 2 लिख देते। ठीक है, इस तरह से आपको बताना रहेगा। आया समझ में, ये रहेगा। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, एक इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने थोड़ा समझा है। ठीक है, अभी अच्छे से नहीं समझा इसको हमने, अच्छे से हम कहाँ समझेंगे, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। ओके, अभी आपको बेसिक बेसिक समझ में आ गया कि चार्ज भी कुछ चीज होती है जिसको क्यू से हम लोग लिखते हैं, उसकी वैल्यू आई टी हो सकती है। ओके, इतना आपको समझ में आया, और इतने आपको समझ में आना भी इस समय जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया, किस तरह से निकालते हैं। आगे हम बात करते हैं भैया प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। अभी चार्ज तो हमने बना लिया, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी, ये काला होगा, गोरा होगा, नीला होगा, पीला होगा, कुछ काम करेगा, इस तरह से जो प्रॉपर्टी होती है वो हम लोग बात करेंगे। वैसे ये तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया हमने, लेकिन प्रॉपर्टी जो होती है वो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा चार्ज हो गया भैया। चार्ज की पहली प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव इन नेचर। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो एडिटिव होते हैं। एडिटिव का मतलब क्या होता है, जिसको जोड़ सकते हो। अगर आपसे बोलें कि मेरे पास 5 चार्ज है, मेरे पास 2 चार्ज है, मेरे पास 3 गुलाम का चार्ज है। ओके, अगर ये हमारे पास चार्ज है तो आप क्या बोलोगे कि मेरे पास बताओ कितने चार्ज हो गए, तो आप इनको जोड़ दीजिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए सभी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या रहेगा ये, यहाँ पर टोटल बन जाएगा मेरे पास 10 चार्ज है। ठीक है, 10 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब जो चार्ज होता है, चार्ज की भी एक यूनिट होती है। कौन सी यूनिट होती है, कुलाम इसकी यूनिट होती है। कौन सी यूनिट होती है भाई साहब, कुलाम। चार्ज की यूनिट क्या बनेगी, कुलाम इसकी यूनिट बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि 10 कुलाम का चार्ज हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं। आया समझ में, चलिए, तो ये हमारा हो गया फिनिश, कि भाई साहब ये एडिटिव इन नेचर होता है। ठीक है, इसको जोड़ सकते हो। लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपल करते हैं। अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ओके, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। आया इतना समझ में, तो ये हमारे 2 पॉइंट खत्म हो गए। ठीक है, तो पूरे मिलाकर 3 पॉइंट हमने फिनिश कर लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा किस तरह से जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट राइट एनी 2 या 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, साथ साथ आपको ये भी बताते रहेंगे किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, तो बात करते हैं अगला पॉइंट जो हमारे पास है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है एग्जाम में, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन किस तरह से आता है पहले आपको वो बताते थे। क्वेश्चन आता है आपके पास,
व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। भाई साहब क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? इस तरह से आपसे पूछते हैं, बताइए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता दोगे, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो क्या लिख के आओगे एग्जाम में? कुछ नहीं लिख के आओगे आप लोग। इसलिए पढ़िए इसको अच्छे से, ठीक है? और पढ़ेंगे कब? जब हम आपको पढ़ाएंगे। आया समझ में इसको? किस तरह से आएगा क्वेश्चन, ये समझ में आ गया? अब देखते हैं क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। देखो एक लाइन तो आप लिख ही सकते हो, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मान लो एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा है तो ये लाइन लिख के आ जाना। अगर एग्जामिनर अच्छा होगा तो एक नंबर तो दे ही देगा। मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो एक नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है? तो ये तो हो गई जनरल बात, ठीक है? जिन बच्चों को कुछ नहीं आता वो इस तरह से कर सकते हो, जैसे एक्सपर्ट होने चाहिए आप लोग इस तरह से कि मान लो एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा है, खाली नहीं बैठना है आपको, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो इस तरह से लिख दिया करो। चलिए समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द फ्री चार्ज is always an integral multiple of electron. It is called quantization of charge. क्या समझ में आया इससे आपको? क्या समझ में आया आपको? नहीं आया होगा ज्यादा कुछ समझ में, थोड़ा समझाते हैं आपको, एक एग्जांपल देते हैं फिर आपको समझ में आएगा। एक दर्जन, एक दर्जन, एक दर्जन का मतलब क्या होता है? 12 केले। अरे यही होता है एक दर्जन का मतलब। ओके, एक दर्जन का मतलब 12 केले। 2 दर्जन का मतलब क्या होता है? 2 दर्जन का मतलब क्या होता है? 2 दर्जन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक दर्जन बोल सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या? 12 केले, ठीक है? 12 केले लिख सकते हैं। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? 24 ही तो आएगा। ओके, तो हमने क्या समझा कि जो दर्जन है, दर्जन 12 किलो का एक इंटीग्रल मल्टीपल है। क्या है? एक इंटीग्रल मल्टीपल है। अगर आपसे मैं 10 दर्जन बोल दूं, 10 दर्जन बताओ, तो आप क्या करोगे? आप लोग 12 से 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे। 10 12 क्या हो गए? यहाँ पर 12 केले हो गए। ओके, तो आप क्या बोलोगे कि जो दर्जन होता है वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है? किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है? वो 12 किलो का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। उसी तरह से जो चार्ज होता है ना, जो हमारे पास चार्ज होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अगर आपको चाहिए 5, तो यहाँ पर आप 5 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, इस तरह से होता है। आया समझ में? तो जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन का। कभी भी जो चार्ज होता है ना, चार्ज ऐसा नहीं होता है कि आधा चार्ज दे दो, 2.5 चार्ज दे दो, ठीक है? इस तरह से कभी नहीं होता है चार्ज। चार्ज कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता है, कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता है। वो क्या होता है? वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल होता है। किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है भैया? तो आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी यूनिट होती है तो इसी को हम लोग मान लेते हैं, तो इसके हिसाब से बनाया गया है इसका डेफिनेशन। ओके, तो अब आप एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है? तो इसको लिखने का तरीका आपको समझा देते हैं किस तरह से आपको लिखना है एग्जाम में। देखिएगा, Q इक्वल्स टू एन ई, एन ई, एन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन कुछ भी का मतलब ये है पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 इस तरह से इनफाइनिटी। यहाँ पर जीरो भी हो सकता है क्योंकि जीरो चार्ज भी हो सकता है। ओके, तो ये रहेगा यहाँ पर। आया समझ में? तो इस तरह से ये होने वाला है। ओके, अब अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख सकते हैं। ये इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। ये 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। चलिए, तो इस तरह से आपको हमने समझा दिया। चलिए आगे हम बात करते हैं भैया। नंबर 5 की प्रॉपर्टी हमारे पास है, इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलो द रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जो चार्ज होता है ना वो कंजर्व होता है। मान लो 2 लड़के हैं यहाँ पर, ए और बी, ठीक है? ए और बी, ए के पास 10 रुपए हैं, बी के पास मान लो कितने रुपए हैं? 20 रुपए, ठीक है? इसने पूरे पूरे पैसे इसको दे दिए, तो क्या हो जाएगा? बी के पास अब हो गए यहाँ पर 30 रुपए, ठीक है? ए के पास कितना बचा? 0 रुपए, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पैसे हैं यहाँ पर कंजर्व रहे इन दोनों के बीच में। ये एक सिस्टम बना लेते हैं हम लोग, ठीक है? ये अपना एक सिस्टम हो गया। तो सिस्टम के अंदर एक कंजर्व है। क्या है? ये कंजर्व है। आया समझ में? सिस्टम के अंदर ये जो पैसे हैं, पैसे का लेन देन हुआ है, वो कंजर्व है। ऐसा नहीं है कि पैसे गायब हो गए। उसी तरह से चार्ज इसमें होता है। ओके, अगर यहाँ पर चार्ज है 10 कुलाम का,
मान लो एक किसी सब्सटेंस बोल दीजिए, इसके ऊपर 3 कूलम का चार्ज है। एक और सब्सटेंस है, इसके ऊपर मान लो कोई चार्ज नहीं है। अब ये एक दूसरे से टकराए, होने के बाद क्या हुआ, टकराने के बाद क्या हुआ, ये जो सब्सटेंस है इसका चार्ज इसके ऊपर चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ क्या कि चार्ज गायब हो गया? चार्ज गायब नहीं हुआ, चार्ज यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। तो यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नेट चार्ज, टोटल चार्ज की हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर टोटल करके देखो 30 आ रहा था, अभी भी यहाँ पर भी टोटल करोगे तो 30 ही आएगा। ठीक है, नेट चार्ज प्रेजेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। कैन अ सब्सटेंस हैव चार्ज ऑफ 6 into 10 to the power minus 18 कूलम? क्या किसी सब्सटेंस के ऊपर इतना चार्ज हो सकता है क्या? बताइए, क्या किसी सब्सटेंस के ऊपर ये चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो हमें पता है जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन का। इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन का। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो चार्ज है इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 6 into 10 to the power 18 कूलम, और यहाँ पर लिखेंगे n। अब इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता है 10 to the 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था। ठीक है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ओके, अब इस n की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे यहां से। ओके, तो अगर ये जो n होगा वो n की जो वैल्यू होगी वो कैसी आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक ऐसी होनी चाहिए। ये फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अगर ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा तो बिल्कुल एक सब्सटेंस के ऊपर ये चार्ज हो सकता है। लेकिन अगर ये n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, फ्रैक्शन का मतलब 1/2 3/2, ठीक है, 2.5 3.5, इस तरह से अगर वैल्यूज आ गई तो हम क्या बोलेंगे कि भैया ये सब्सटेंस के ऊपर इस तरह का चार्ज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, करके देखिएगा सॉल्व। ओके, तो क्या होगा, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किस तरह से आएगी, ये आपके पास एक वैल्यू आएगी। ठीक है, ये पूरा सॉल्व हमने कर रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। ओके, लेकिन आप लोग ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 37.5, 37.5। अब बताइए, क्या ये चार्ज किसी सब्सटेंस के ऊपर हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पॉइंट में आ चुका है, ये फ्रैक्शन बन चुका है। ओके, तो इस तरह से आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे नो, अ सब्सटेंस नो अ सब्सटेंस हैव अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10 to the power 18 कूलम। तो किसी भी सब्सटेंस के ऊपर ये चार्ज नहीं हो सकता है। ओके, इस तरह से आप अपनी लाइन बनाकर लिख सकते हो यहाँ पर। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। इन अ सब्सटेंस देयर इज लैक ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन, स्टेट क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ चार्ज ऑन इट। तो आपको बोला जा रहा है इन अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस में देयर इज अ लैक ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन। एक सब्सटेंस है, चलो बनाकर इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास मान लीजिए एक सब्सटेंस है, ये मान लीजिए एक हमारे पास सब्सटेंस है। इसके ऊपर, इसमें क्या बताया जा रहा है, लेक ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन। इसमें 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 100 इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या है, कमी है। लेक का मतलब क्या होता है, कमी होता है। ओके, तो अगर इसमें 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो बताओ इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा? तो आप क्या बता सकते हो कि भैया किसी के पास 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ओके, मतलब नेगेटिव चार्ज की उसमें कमी है, तो उसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे कि मान लीजिए एक आदमी है जिसके पास एक भी रुपया नहीं है, मतलब इसके पास धन की कमी है। ठीक है, पैसों की कमी है इसके पास, तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है, एक तरह से ये अमीर है या गरीब है? ये गरीब है। ठीक है, धन की कमी मतलब इसके पास धन नहीं है। ठीक है, निर्धन है ये, क्या ये निर्धन है, इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। तो उसी तरह से आप समझ सकते हो, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। ओके, वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन काफी सिंपल है, आप लोग ट्राई करिएगा। अ सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ चार्ज, एक सब्सटेंस के ऊपर, एक सिस्टम के अंदर क्या है, चार्जेस हैं। प्लस इलेक्ट्रॉन है, -3 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, -7 इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा? तो टोटल चार्ज होना सिस्टम कितना होगा, तो आपको पता है एडिटिव होता है, जो चार्ज होता है वो एडिटिव इन नेचर होता है। एडिटिव का मतलब सबको जोड़ दीजिए।
ठीक है, तो जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो आप लोगों का फाइनल आंसर होने वाला है। ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, तो आप लोग इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए